उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। जिसका नाम इमरान है मैडम, उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। उसके इशारे पर सीक्रेट सर्विस आपके पीछे लगी होगी और अगर आप ट्रांसमिट ना हो जाते तो यकीनन वो आपको अपने हेडक्वार्टर ले जाता और फिर मिस्टर तिरमिजी के मेकअप में वो पावरलैंड पहुंच जाता और सीक्रेट सर्विस की कोई रुकन मैडम के मेकअप में यहाँ पहुंच जाती। बॉथम के मेकअप में भी जी उनका ही एक आदमी होता। बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी यहाँ मौजूदगी के बाद पावरलैंड के साथ क्या होता। हेनरी ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, ओह ये तो बड़ा भयानक मंसूबा होता। पावरलैंड तो तबाह हो जाता। लेकिन तुम जानते हो कि ट्रांसमिट हुए बगैर पावरलैंड में कोई भी दाखिल नहीं हो सकता और ट्रांसमिट सिर्फ पावरलैंड के शहरी ही हो सकते हैं। लेडी एशले ने जवाब दिया, मैंने तो एक बात बताई है, इमरान के काम करने का एक तरीक़ाकार बताया है। बहरहाल ये अच्छा हुआ कि उसके पंजे से सब निकल आए। अब इसके खिलाफ ज्यादा भरपूर अंदाज में काम किया जा सकता है। हेनरी ने कहा, बॉथम तुम मिशन में नाकाम रहे हो और तुम्हें पता है कि पावरलैंड के असूलों के मुताबिक नाकामी की क्या सजा है। लेडी एशले ने इंतहाई करख्त लहजे में बराह रास्त बॉथम से मुखातिब होकर कहा, यस मैडम, मुझे अपनी गलती का एतराफ़ है और मैं इसकी सजा भुगतने को तैयार हूँ। बॉथम ने सर झुकाते हुए बड़े मजबूत लहजे में कहा, मैडम इस नाकामी में बॉथम का कोई कसूर नहीं। अगर उसकी जगह मैं भी होता तो तब भी शामिल आना हमारी ज़रूरी होती, इसलिए उसे एक बार मुआफ़ी दी जा सकती है। हेनरी मालकम ने फ़ौरन ही जवाब देते हुए कहा, हाँ डियर, बॉथम हमारा कीमती आदमी है, उसे एक बार माफ़ी दी जा सकती है। मैं हेनरी की तायद करता हूँ। बेड पर पड़े हुए तिरमिजी ने फ़ौरन हेनरी की तायद करते हुए कहा और वो डायरेक्टरान का फ़ैसला अपने हक़ में पाकर बॉथम का चेहरा मुसरत से खिल उठा, क्योंकि पावरलैंड के कवानीन के मुताबिक 2 डायरेक्टरान का फ़ैसला हतमी होता है। ठीक है, चूंकि 2 डायरेक्टरान ने तुम्हारे हक में फैसला दे दिया है इसलिए तुम्हें माफ़ी दी जा रही है, लेकिन ये कानून भी तुम्हें याद रखना चाहिए कि दूसरी बार गलती पर 3 डायरेक्टरान मिलकर भी तुम्हें नहीं बचा सकते। लेडी एशले ने फैसला सुनाते हुए कहा, इसका लहजा इंतहाई करख्त था। मैं आपका मशकूर हूँ मैडम। मिस्टर तिरमिजी और मिस्टर हेनरी, मैं आइंदा आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। बॉथम ने शुक्रिया के अंदाज में रकू के बल झुकते हुए कहा, और अब तुम जा सकते हो और स्पेशल लेबॉर्ट्री में अपना ओहदा वापस संभालो। अब तुमने बगैर इजाज़त पावरलैंड से बाहर नहीं जाना। लेडी एशले ने दूसरा हुक्म देते हुए कहा, हुक्म की तामील होगी मैडम। बॉथम ने कहा, फिर तेज़ी से मुड़कर जल्दी जल्दी कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अब मज़ीद क्या प्रोग्राम है? मैं पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस और इमरान को जल्द अज जल्द अपने कदमों में देखना चाहती हूँ। बॉथम के जाते ही लेडी एशले ने कहा, तौबा, सब्र भी करो, तुम तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई हो। तिरमिजी ने उकताहट भरे लहजे में कहा, सुनो तिरमिजी, ये मेरी फितरत है कि मैं दुश्मन को इस दुनिया में ज़्यादा सांस लेने की मोहलत देना अपनी तौहीन समझती हूँ। अगर तुम दोनों इस मामले में मेरा साथ नहीं देना चाहते तो मैं अपने तौर पर इक़दामात करूँगी। बहरहाल मैं इस वक्त तक चैन से ना बैठूंगी जब तक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और इमरान को तहस नहस ना कर दूँ, उनकी लाशों की बोटियाँ ना उड़ा दूँ। लेडी एशले ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। उसका चेहरा भूखी शेरनी की तरह गज़बनाक हो गया था, आंखों में दरिंदगी उतर आई थी। ठीक है मैडम, मैं आपके जज्बात समझता हूँ। हम अभी एक खसूसी टीम तश्कील देकर पाकिस्तान भेज देते हैं, वो अपना मिशन मुकम्मल करके आ जाएगी। हेनरी ने इसकी कैफियत से मुतासिर होते हुए कहा, नहीं, मैं साथ जाऊंगी, मैं सिर्फ चेक करूंगी, मैं एक एक लम्हे की रिपोर्ट खुद सुनना चाहती हूँ। लेडी एशले ने हतमी लहजे में कहा, तो फिर हेनरी भी तुम्हारे साथ जाएगा क्योंकि उससे उन लोगों से वाकफियत है। मैं भी जाता, लेकिन मेरा हाल तुम देख रही हो। तिरमिजी ने फौरन ही तजवीज़ पेश करते हुए कहा, जाहिर है तुम्हारा जाना नहीं हो सकता। हेनरी, क्या तुम तैयार हो? लेडी एशले ने हेनरी की तरफ मुखातिब होकर कहा, सॉरी मैडम, मैं पावरलैंड के ई बम के मंसूबे पे इस तरह झुका हुआ हूँ कि मेरे वहाँ से गैर हाजिरी पावरलैंड को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा सकती है। अलबत्ता मेरी नुमाइंदगी मेरा नंबर 2 विल्सन करेगा। वो इंतहाई मजा हुआ आदमी है और वो भी मेरे साथ पाकिस्तान की मुहिम में शामिल था। हेनरी ने माजरत करते हुए कहा, ओके, मैं खुद भी यही चाहती थी कि मैं खुद आज़ादी से काम करूंगी। एशले ने इंतहाई मुतमईन और मुसरत लहजे में जवाब देते हुए कहा। उनकी आंखों में चमक उभर आई थी। यूं महसूस होता था जैसे वो चाहती यही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी से काम कर सके। हेनरी, अगर तुम चले जाते तो बेहतर था, मुझे फिक्र ना रहती। तिरमिजी ने दबे लहजे में एहतजाज करते हुए कहा, ओ डियर, तुम मुझे क्या समझते हो? मैंने ऐसे खेल हज़ारों बार खेले हैं। तुम देखना मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और इस इमरान का क्या हाल करूंगी। उन्हें ज़मीन पर पनाह नहीं मिलेगी। वो बिलबिलाएंगे, फरियाद करेंगे, लेकिन उन्हें मौत नहीं आएगी। लेडी एशले ने बड़े गुस्सेले लहजे में कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे तिरमिजी ने यह कहकर उसकी तौहीन की हो। ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो। बहरहाल अपनी कारकर्दगी से हमें मुतल्ला करती रहना।
तिरमिज़ी ने हथियार डालते हुए कहा। ओके, लेडी एशली ने कुर्सी से उठते हुए कहा। उसके साथ ही हेनरी भी उठ खड़ा हुआ। मैडम, क्या मैं आपको कोई टीम दूं या अपने तौर पर आप टीम बनाएंगी? बहरहाल कुछ भी करें, मेरी दरख्वास्त है कि क्रू विल्सन को अपने मातहत के तौर पर ज़रूर साथ ले जाएं। वो आपके लिए इंतहाई मुफीद रहेगा। हेनरी ने कहा। तुम खुद टीम बनाओ, विल्सन को इसका सरबराह बना दो। मैं तो सिर्फ मनसूबाबंदी और चेकिंग करूंगी। जरूरत पड़ी तो बराह रास्त मुलविस होंगी, वरना नहीं, लेडी एशले ने जवाब दिया। ओके, मैं ऐसी टीम भेजूंगा, आप उसकी कारकर्दगी देखकर हैरान रह जाएंगी, हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। इमरान सर सुल्तान के दफ्तर में मेज पर दुनिया का तफसीली नक्शा फैलाए बैठा था। सर सुल्तान भी नक्शे पर झुके हुए थे। इमरान के हाथ में सुर्ख रंग की पेंसिल थी। उसने पेंसिल से जज़ायर फिनलैंड के गिर्द दायरा सा लगाया। उसके बाद वो उसके शुमाल मशरिक की तरफ सुर्ख रंग की लकीर खींचता चला गया। इस तरफ तो इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला है जहाँ सिरे से कोई आबादी ही नहीं है। सर सुल्तान ने नक्शे को गौर से देखते हुए कहा। इसलिए तो यहाँ दुनिया को तबाह करने के लिए इंतहाई खौफनाक हथियार तैयार हो रहे हैं। अब आप खुद सोचें कि अगर वाकई ही बम वाला आइडिया दुरुस्त है, इसमें से निकलने वाली मखसूस लहरें पूरी दुनिया के इंसानों के जहन पलट सकती है, तो फिर इसके बाद क्या होगा? पूरी दुनिया पर मुजरिमों की बिला शिरकत गैर हुकूमत होगी और वो ताअबद खुलकर खेलेंगे। इमरान ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है इमरान, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ, लेकिन सदर मुमलिकत इस बात को यूं नहीं लेते। उनका फरमाना है कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें खामोश हैं तो हम इन बड़ों के छतों को क्यों छेड़ें? जब ये लोग पर पुर्जे निकालेंगे तो फिर देखा जाएगा, सर सुल्तान ने मुआज़रत भरे अंदाज में कहा। लेकिन वो हमारे साइंसदान, उनका क्या होगा? इमरान ने बड़े तंजाइया अंदाज में हनकारते हुए कहा। वो चाहते हैं कि ये साइंसदान वापस आ जाएं, लेकिन वो इसके लिए इतने बड़े ऑपरेशन की इजाज़त देने पर तैयार नहीं है जिसकी जवाबी कार्रवाई में मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाए। क्योंकि पावरलैंड अगर वाकई ही इतनी ताकतवर तंजीम है तो फिर इसका पहला निशाना पाकिस्तान भी बन सकता है, सर सुल्तान ने तफसील बताते हुए कहा। इमरान ने सर सुल्तान को तमाम तफसील बताने के बाद उनसे दरख्वास्त की थी कि वो सदर मुमलिकत से पावरलैंड के खिलाफ ऑपरेशन करने की रस्मी इजाज़त लें, क्योंकि बहरहाल सीक्रेट सर्विस के लिए भी कुछ कानूनी तकाज़े मौजूद थे। वो मुल्क से बाहर किसी बड़े ऑपरेशन पर जाने से पहले सर सुल्तान और सदर मुमलिकत की मुतफिका मंजूरी के पाबंद थे, और सदर मुमलिकत ने अब सरकारी तौर पर पावरलैंड के खिलाफ ऑपरेशन की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। जाहिर है सर सुल्तान ने उन्हें बेहद समझाया होगा, लेकिन सदर मुमलिकत की नज़र में पूरे मुल्क की सलामती थी, वो जज्बाती इक़दाम के कायल न थे। तो ठीक है, मैं अपने तौर पर इस मुहिम पर चला जाता हूँ, ज़ाती तौर पर, इमरान ने नक्शे को लपेटते हुए कहा। इसकी मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा, तुम एक ज़िम्मेदार आदमी हो, अगर तुमने कानूनी तकाज़ों के खिलाफ वर्जी की तो ये तुम्हारे वकार के खिलाफ होगा, सर सुल्तान ने सख्त लहजे में कहा। वो शायद खुद भी लाशऊरी तौर पर पावरलैंड से खौफजदा थे। X2 तो यहीं रहेगा, इमरान जाएगा और टीम भी यहीं रहेगी। मैं टाइगर, जवाना, जौसिफ और सुलेमान को साथ ले जाऊंगा। हम पावरलैंड के लिए इतने ही काफ़ी हैं, आप बेफिक्र रहें। बहरहाल पावरलैंड मेरे पंजे में आकर निकल गई है और आप जानते हैं कि इमरान के नुक्ताए नज़र से ये उसकी तौहीन है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और उठकर खड़ा हो गया। सुनो, एक दो रोज़ रुक जाओ, मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा, हो सकता है मैं सदर मुमलिकत को मनवा लूँ, फिर तुम पूरी टीम लेकर चले जाना, वरना तुम्हारी मर्जी, तुम जिस तरह मुनासिब समझना करना, सर सुल्तान ने भी उठकर खड़े होते हुए कहा। आप एक दो रोज़ की बात कर रहे हैं, मुझे तमाम इंतजामात करने में एक हफ़्ता लगेगा, इसलिए एक हफ़्ते तक आपको खुली छुट्टी है। अगर सदर मुमलिकत मान जाएं तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं अपना प्रोग्राम बदल लूँगा, वरना दूसरी सूरत में एक हफ़्ते बाद मैं मिशन पर चला जाऊँगा, इमरान ने कहा। और सर सुल्तान ने इत्मीनान से सर हिला दिया। एक हफ़्ते तक उनके लिए खासी मोहलत थी और उन्हें यकीन था कि वो सदर मुमलिकत को इस मिशन की इजाज़त देने पर आमादा कर लेंगे। इमरान नक्शा जेब में डाले सर सुल्तान को खुदा हाफिज कहकर तेजी से मुड़ा और फिर चंद लम्हों बाद उसकी कार तेजी से दानिश मंजिल की तरफ उड़ी चली जा रही थी। उसे मालूम था कि सदर मुमलिकत इस मिशन की इजाज़त ना देंगे, इसलिए उसे अपने तौर पर इस कदर बड़े मिशन के इंतजामात करने पड़ेंगे। दानिश मंजिल पहुंचकर उसने कार रोकी और फिर तेज तेज कदम उठाता ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ता चला गया। मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था, ब्लैक ज़ीरो ने इस्तकबाल के लिए उठते हुए कहा। उसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी। क्यों, क्या हुआ? इमरान ने ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर संजीदगी देखते हुए चौंक कर पूछा। आपके फ्लैट पर हमला किया गया है, खुलेआम बम फेंके गए हैं, पूरा फ्लैट तबाह हो गया है, साथ वाले दो फ्लैट भी बुरी तरह तबाह हो गए हैं। सुलेमान शदीद जख्मी हो गया है, उसे फायर ब्रिगेड वालों ने मलबे से निकाला है, मैंने उसे जनरल अस्पताल से स्पेशल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और उसकी अब हालत खतरे से बाहर है, ब्लैक ज़ीरो ने तफसील बताते हुए कहा।
अच्छा, इस फ्लैट की किस्मत में ही तबाही लिखी हुई है। दूसरे हफ्ते तबाह हो जाता है और मुझे बनाना पड़ता है। इमरान ने यूं जवाब दिया जैसे उसे फ्लैट की तबाही की खबर सुनकर कुछ ज्यादा हैरत ना हुई हो। वो कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें किसने इत्तला दी है? इमरान ने पूछा। सफदर ने, वो इत्तफाकन वहां से गुजरा था। उसने मौका पर सरसरी सी तहकीकात भी की हैं। हमला आवर गैर मुल्की थे और नीले रंग की डॉनसन कार में आए। उनकी तादाद 4 थी। उनके पास बम गनें मौजूद थी। उन्होंने बाकायदा और मुसलसल गनों की मदद से फ्लैट पर बम फेंके और फिर कार पर बैठकर निकल गए। कार पर कोई नंबर प्लेट ना थी, बिल्कुल नया मॉडल था। ब्लैक ज़ीरो ने तफसील बताते हुए कहा, तो तमाम मेंबर्स को हुक्म दे दो कि शहर में नए मॉडल की जितनी भी नीली डॉटस्टन मौजूद हैं उनकी चेकिंग करके रिपोर्ट दे। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, मैंने आपसे पहले ये हुक्म दिया है। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। गुड, लेकिन ये हमला आवर कौन सी पार्टी होगी? खैर मालूम हो जाएगा, इमरान ने मुतमिन लहजे में कहा। फिर उससे पहले कि ब्लैक ज़ीरो को जवाब देता, मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। ब्लैक ज़ीरो ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। एक्स जो, ब्लैक ज़ीरो ने मखसूस लहजे में जवाब देते हुए कहा। सदीकी स्पीकिंग सर। नीले रंग की डॉटसन रिंगन रोड पर खड़ी है। उसे बम मारकर तबाह कर दिया गया है। कोई चश्मोदीद गवाह मौजूद ना है। अलबत्ता मैंने खुद अपने तौर पर इंक्वायरी की है तो कदमों के निशानात कलबरी जंगल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे जाकर खत्म हो गए हैं, सदीकी ने रिपोर्ट देते हुए कहा। इमरान, जो सदीकी की आवाज़ फोन पर आसानी से सुन रहा था, हाथ बढ़ाकर रिसीवर ब्लैक ज़ीरो से ले लिया। सदीकी, तुम वहीं ठहरो, मैं इमरान को वहां भेज रहा हूं, वो खुद चेक कर लेगा। इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा। बेहतर जनाब, मैं इंतजार कर रहा हूं, सदीकी ने जवाब दिया। तुमने फ़ोन कहां से किया है? इमरान ने अचानक एक ख्याल के आते ही पूछा। जंगल से आके कैफे रुबात है, वहां से फ़ोन कर रहा हूं जनाब, सदीकी ने जवाब दिया। ओके, तुम वहीं कैफे पर ही रुको, इमरान वहीं तुमसे मिलेगा, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। ओके, मैं चलता हूं, पता तो चले ये कौन सी पार्टी है, इमरान ने उठते हुए कहा और पैर तेज तेज कदम उठाता ऑपरेशन रूम से बाहर निकल गया। नीले रंग की डॉटसन इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। कार में 4 अफराद सवार थे। स्टीयरिंग पर बैठे हुए आदमी ने हाथ पीछ रखे थे, चेहरे पर इंतहाई गहरी संजीदगी तारी थी। बाकी 3 अफराद भी खामोश बैठे थे। इनके घुटनों पर बम गनें रखी हुई थी। वो अभी अभी इमरान के फ्लैट को बमों से उड़ा कर आ रहे थे। कार मुख्तलिफ सड़कों पर से होती हुई जल्दी एक सुनसान सी सड़क पर आ गई। इस सड़क के दोनों अतराफ में घना जंगल था। इस जंगल को कलेरी जंगल कहा जाता है। ड्राइवर ने कार सड़क पर एक तरफ करके रोक दी और दूसरे लम्हे वो चारों नीचे उतर आए। टेरी और टिस्की, तुम दोनों जंगल के खात्मे के बाद कैफे रुबात में पहुंच जाओ। मैं और दालकर यहीं रहेंगे। B11 पर राब्ता रहेगा। बाकी सब काम मंसूबे के तहत होगा, ड्राइवर ने बड़े तहमकाना लहजे में कहा। यस बॉस, तीनों ने सर हिलाते हुए कहा। उसके साथ ही पिछली नशिस्त पर बैठे हुए दोनों अफराद इंतहाई तेजी से आगे की तरफ दौड़ते चले गए। जल्दी वो दोनों नजरों से गायब हो गए। ओ वॉल्कर, ड्राइवर ने साथ खड़े हुए आदमी से कहा। फिर वो दोनों तेजी से दाएं तरफ जंगल के अंदर घुसते चले गए। जरा दूर जाने के बाद ड्राइवर का और उसने जेब में हाथ डालकर एक छोटा सा 20 साइज का बम निकाला और उसे गन की मैगजीन में फिट करके उसने गन का रुख कार की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। एक हल्का सा धमाका हुआ और दूसरे लम्हे वो बम गन से निकलकर कार की बॉडी से टकराया और खौफनाक धमाके के साथ फट गया और इस धमाके के साथ ही कार टेढ़ी मेढ़ी सी होकर रह गई और वो दोनों तेजी से कुछ और आगे बढ़े और फिर ड्राइवर ने एक घने दरख्त की तरफ इशारा किया और वॉल्कर सर हिलाता हुआ तेजी से इस दरख्त पर चढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद ड्राइवर भी ऊपर चढ़ आया। इन दोनों ने बैठने के लिए ऐसी शाखों का इंतखाब किया जहां से वो कार और इर्द गिर्द के इलाके को अच्छी तरह देख सके थे। कार इस तरह टेढ़ी मेढ़ी हुई खड़ी थी और उसकी खासियत थी कि उसके फटने से आग ना लगी थी, इसलिए कार का रंग रूप ना बिगड़ा था, सिर्फ उसकी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी होकर रह गई थी। हो सकता है कोई इधर ना आए, ये जगह तो बेहद सुनसान है, वॉल्कर ने चंद लम्हों बाद ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। वो इस कार को पूरे शहर में तलाश करेंगे और लाजिमन इधर भी आएंगे, सिर्फ इंतजार का मसला है, ड्राइवर ने यूं यकीन भरे लहजे में जवाब दिया जैसे उसके बनाए हुए मंसूबे पर अमल होना लाजमी बात है। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो दोनों चौंक कर बड़े जब कार के करीब एक मोटरसाइकिल आकर रुका और एक लंबा तड़ंगा सा नौजवान तेजी से नीचे उतरा। उसने मोटरसाइकिल स्टैंड किया और फिर कार को इधर उधर से गौर से देखने लगा। उसके जिस्म की बनावट बता रही है कि यह हमारे पेशे का आदमी है, ड्राइवर ने बगौर आने वाले को देखते हुए कहा। आने वाला चंद लम्हों तक कार का जायजा लेता रहा, फिर उसकी तेज नजरें इधर उधर का जायजा लेने लगी और ड्राइवर ने उसे चौंकते हुए देखा। वो जमीन पर झुका हुआ बगौर किसी चीज को देख रहा था। उसके बाद वो तेजी से उस तरफ बढ़ने लगा जिधर वो दोनों दरख्त मौजूद थे। ड्राइवर ने खामोशी से वॉल्कर को
ठोका दिया और उसने सर हिला दिया। इन दोनों ने जेबों से छोटी नाल की पिस्तौल निकाल लिए थे। आने वाला जमीन और इर्द गिर्द के इलाके का जायजा लेता हुआ आगे बढ़ता चला गया और वो दोनों खामोश बैठे उसे आता देखते रहे। आने वाला बिल्कुल उसी दरख्त के नीचे आकर रुक गया जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे। इन दोनों ने आसाब तन गए, ट्रिगर पर उनकी उंगलियां तन सी गई, आंखों के गोशे खींच गए। आने वाला चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा, फिर उसकी नजरें बुलंद हुई और उसने दरख्तों का जायजा लेना शुरू कर दिया। वो हर दरख्त का बगौर जायजा ले रहा था। उसने इस दरख्त पर भी नजरें दौड़ाई जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे, लेकिन उसी लम्हे सड़क की तरफ से खटका सा हुआ और आने वाला चौंक कर मुड़ा और सड़क की तरफ देखने लगा और फिर तेजी से वापस सड़क की तरफ बढ़ने लगा। जिस दरख्त पर वो दोनों मौजूद थे वो चूंकि खासा घना था, इसलिए सरसरी नजरों से उन्हें चेक ना किया जा सकता था। इसलिए आने वाले के वापस जाने पर उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया और जब आने वाला सड़क पर पहुंच गया तो ड्राइवर ने वॉल्कर की कोहनी पकड़कर हल्का सा झटका दिया और वॉल्कर ने सर हिलाते हुए हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर जेब में रखा। फिर उसने जेब में से एक छोटा सा बक्सनुमा डब्बा निकाल कर ड्राइवर की तरफ बढ़ाया। ड्राइवर भी अपना रिवॉल्वर वापस जेब में रख चुका था। उसने बॉक्स वॉल्कर के हाथ से लिया। आने वाला एक बार फिर चंद लम्हों तक कार को देखता, फिर उसने मोटरसाइकिल संभाली और दूसरे लम्हे मोटरसाइकिल का इंजन जाग उठा और आने वाला एक झटके से मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। ड्राइवर ने डब्बे के कोने में लगा हुआ एरियल ऊंचा किया, फिर उसके दूसरे सिरे पर लगा हुआ एक छोटा सा बटन दबा दिया। डब्बे में से जूम जूम की आवाजें निकलने लगी। चंद लम्हों बाद उसमें से एक आवाज उभरी, यस टिस्की स्पीकिंग, ओवर। बोलने वाला वही था जो कार से उतर कर गया था। विल्सन बोल रहा हूं, तुम इस वक्त कहां मौजूद हो और टेरी कहां है, ओवर। ड्राइवर ने सख्त लहजे में कहा। टेरी कैफे के अंदर है, मैं जरा हटकर अलहदा जगह पर निगरानी कर रहा हूं, ओवर। टिस्की ने जवाब दिया। ओके। अभी एक हैवी मोटरसाइकिल पर एक लंबा तड़ंगा नौजवान शायद वहां पहुंचे। नया हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल है। नौजवान ने बादामी रंग का सूट पहन रखा है। अगर वो कैफे पर रुके तो उसे पूरी तरह कवर करना। टस्की को इशारा कर दो कि वो मंसूबे के मुताबिक चेकिंग करे, ओवर। विल्सन ने तफसील से हिदायत देते हुए कहा। ओके बॉस, ओवर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। उसके साथ ही खामोशी सी छा गई, लेकिन डब्बे में से जूं जूं की आवाजें निकलती रहीं क्योंकि राब्ता बहरहाल कायम रहा था। 5 मिनट बाद आवाज एक बार फिर बुलंद हुई, हेलो, टेरी स्पीकिंग। नौजवान कैफे के सामने रुक गया और वो टेलीफोन करने के लिए काउंटर की तरफ बढ़ रहा है जहां टिस्की पहले ही मौजूद है। मैंने उसे इशारा कर दिया है, ओवर। टेरी की आवाज सुनाई दी। ओके, तुम भी होशियार रहना, ओवर। विल्सन ने जवाब दिया। उसकी आंखों में चमक उभर आई। साथ बैठे हुए वॉल्कर के चेहरे पर अलबत्ता हैरत के तासुरात उभर आए थे। तकरीबन 5 मिनट तक डब्बे से कोई आवाज बरामद ना हुई। फिर टेरी की आवाज उभरी, हेलो टेरी बोल रहा हूं, ओवर। टेरी तुम अंदर से आ गए, ओवर। विल्सन ने चौंक कर पूछा। हाँ, अब मेरी जगह टिस्की ने ले ली है। मैं आपको रिपोर्ट देने आया हूँ। नौजवान का नाम सदीकी है। उसने कहीं फोन किया है। नंबर चेक नहीं किया जा सका क्योंकि फोन करते वक्त उसने जिस्म के आड़ में टेलीफोन कर लिया था, ओवर। टेरी ने कहा। ओ अच्छा, चलो बातचीत दोहराओ और सुनो, पूरी तफसील से बताना अहम है, ओवर। विल्सन ने तेज लहजे में जवाब देते हुए कहा। बेहतर सर, मुझे चूंकि टिस्की ने इशारा कर दिया था इसलिए मैंने 36 रिकॉर्डर ऑन कर दिया था। इस तरह हर बात इसमें रिकॉर्ड हो गई है। वो मैं आपको सुना देता हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से टेरी ने जवाब दिया। वेरी गुड, ये तो तुमने बड़ी जहानत से काम लिया है। गुड शो, सुनाओ, ओवर। विल्सन ने मुसरत भरे लहजे में कहा। सुनिए जनाब, ओवर, टेरी ने कहा। उसके साथ ही एक आवाज डब्बे पर उभरी। सदीकी स्पीकिंग सर, नीले रंग की डॉटसन रिंग रोड पर खड़ी है। उसे बम मार कर तबाह कर दिया गया है। कोई चश्मदीद गवाह मौजूद ना है। अलबत्ता मैंने खुद अपने तौर पर इंक्वायरी की है तो कदमों के निशानात क्लेरी जंगल की तरफ जाते हुए दिखाई दिए थे, आगे जाकर खत्म हो गए। सदीकी तुम वहीं ठहरो, मैं इमरान को भेज रहा हूँ, वो खुद चेक कर लेगा। एक दूसरी भारी करख्त और स्पाट की आवाज सुनाई दी। बेहतर जनाब, मैं इंतजार कर रहा हूँ, सदीकी की आवाज आई। तुमने फोन कहाँ से किया है, पूछा गया। दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही सदीकी ने कहा कि कैफे पर ही हूँ मैं इस टाइम मौजूद। ओके, तुम वहीं कैफे पर ही रुको, इमरान वहीं तुमसे मिलेगा। यही गुफ्तगू हुई जनाब। अब वो सदीकी कैफे में मौजूद है, ओवर। टेरी ने कहा। ठीक है, तुम दोनों वहीं रुको। जब ये इमरान वहां पहुंच जाए तो तुमने उनकी निगरानी करनी है इंतहाई होशियारी से। अगर ये दोनों यहाँ मौका पर आए तो तुमने उनके पीछे यहाँ आना है। उसके बाद बाकी मंसूबे पर अमल होगा, ओवर एंड ऑल। विल्सन ने जवाब दिया और बटन दबाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। हैरत है बॉस, आपका अंदाजा 100% दुरुस्त रहा। ट्रांसमीटर ऑफ होते ही वॉल्कर ने विल्सन से मुखातिब होकर कहा, नफ्सियात पर बनाए हुए मंसूबे कभी गलत नहीं होते। अब नीचे उतरें, अब असल काम शुरू होना है और इन दोनों के खात्मे का। विल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर
दोनों तेजी से दरख्त से नीचे उतर आए। सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ हमें छुपना है क्योंकि वो हमें इधर ही तलाश करेंगे, विल्सन ने कहा और वो दोनों तेज तेज कदम उठाते वापस सड़क पर आए और उसे क्रॉस करके दूसरी तरफ के जंगल में पहुंच गए। विल्सन ने छुपने के लिए बाकायदा मुनासिब जगह का इंतखाब किया। अभी उन्हें इस जगह पर बैठे चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि वॉल्कर की जेब में मौजूद ट्रांसमीटर में से टी टी की आवाजें बुलंद हुई और वॉल्कर ने जल्दी से डब्बा निकालकर विल्सन के हाथ में दे दिया। विल्सन स्पीकिंग ओवर। विल्सन ने बटन दबाते हुए कहा, मैडम एशले ओवर। दूसरी तरफ से लेडी एशले की करख्त आवाज सुनाई थी। यस मैडम ओवर। विल्सन का लहजा यखलत मौदबाना हो गया। क्या रिपोर्ट है? ओवर। लेडी एशले ने पूछा। हमारा मंसूबा कामयाब हो रहा है मैडम। मैंने इमरान के फ्लैट का बमों से उड़ा दिया है और फिर वो कार यहाँ रंगीन रोड पर लाकर तबाह कर दी और खुद छुप गए। सीक्रेट सर्विस का एक रुकन यहाँ पहुंचा और उसने अपने बॉस को फोन करके इतला दी। अब इमरान चेकिंग के लिए आ रहा है। हमने मोर्चे संभाल लिए हैं। जैसे ही ये दोनों यहाँ पहुंचेंगे उन पर गोलियों और बमों की बारिश कर दी जाएगी। उसके बाद इन दोनों की लाशें आपके सामने पेश कर दी जाएंगी। ओवर। विल्सन ने तफसील बताते हुए कहा, वेरी गुड, तुमने वाकई ही सहानत से मंसूबा बनाया है। हेनरी ने तुम्हारी तारीफ गलत नहीं की थी, लेकिन मैं चाहती हूं कि इमरान और उसके साथी को अपने हाथों से गोलियां मारूं। तुम उन्हें अगवा करके नहीं ले आ सकते। ओवर। लेडी एशले ने कहा, मैडम इमरान इंतहाई खतरनाक शख्स है। जरा सा मौका मिलते ही बाजी पलट देता है। आप उसे हलाक हो लेने दीजिए। मरा हुआ आदमी बाजी नहीं पलट सकता। ओवर। विल्सन ने कहा, मेरी तौहीन कर रहे हो। मुझे एशले कहते हैं। एक बार तुम इमरान को जिंदा मेरे सामने ले आओ, फिर देखना कि मैं उसका क्या हशर करती हूँ। तुम उसे अगवा करके ले आओ, ये मेरा हुक्म है। ओवर। लेडी एशले ने गुर्राते हुए लहजे में कहा, यस मैडम, हुक्म की तामील होगी। ओवर। विल्सन ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया, लेकिन उसका लहजा बता रहा था कि वो ये बात बहादुर कर रहा है। उसे पॉइंट नंबर 2 पर ले आओ। मैं वहां पहुंच रही हूं, महफूज जगह है। ओवर एंड ऑल। लेडी एशले ने कहा। उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। विल्सन ने ट्रांसमीटर ऑफ किया। उसके चेहरे पर जबरदस्त खिंचाव के तासुरात थे, जैसे उसका सारा मंसूबा पलट होकर रह गया हो। वॉल्कर, अब इन दोनों पर गोलियां नहीं बरसानी। तुम ऐसा करो कि जीरो बम लेकर जाओ और कार के करीब दरख्त की ओट में छुपकर खड़े हो जाओ और जैसे ही ये दोनों कार के करीब पहुंचे जीरो बम फायर कर देना। इस तरह ये दोनों फौरी तौर पर मफलूज हो जाएंगे। उसके बाद उन्हें आसानी से ले जाया जाएगा। विल्सन ने वॉल्कर से मुखातिब होकर कहा, यस बॉस। वॉल्कर ने कहा और उठकर तेजी से दोबारा कार के करीब से गुजरकर वो एक नजदीकी दरख्त के मोटे तने की ओट में छुपकर खड़ा हो गया। जबकि विल्सन इस तरह अपने मोर्चे पर छुपा हुआ बैठा था, अलबत्ता उसके चेहरे पर कबीदगी के आसार नुमाया थे। अभी वॉल्कर को गए थोड़ी ही देर हुई होगी कि ट्रांसमीटर एक बार फिर बोल उठा, हेलो टिस्की कॉलिंग। ओवर। टिस्की की आवाज उपरी। यस विल्सन स्पीकिंग। ओवर। विल्सन ने बटन दबाते हुए जवाब दिया। बॉस, सदीकी के पास सिटी रिंग की कार में एक अहमक सा नौजवान पहुंचा है। वो डेकरी एंड की तरफ से आया है और अब वो सदीकी को इस कार में लिए स्पाट की तरफ आ रहे हैं। हमें चूंकि पैदल आना पड़ेगा इसलिए आपको कॉल किया है। ओवर। टिस्की ने कहा, और तो कोई उनके पीछे नहीं है? ओवर। विल्सन ने पूछा। नहीं जनाब, और कोई नहीं है। ओवर। टिस्की ने जवाब दिया। ओके, तुम दोनों जल्द अज जल्द पहुंचो, हम तैयार हैं। अब मैडम का हुक्म है कि उन्हें अगवा करना है। ओवर एंड ऑल। विल्सन ने कहा। फिर ट्रांसमीटर ऑफ करके वो चौकन्ना होकर बैठ गया। उसे टिस्की की कॉल से इस बात का इत्मीनान हो गया था कि इमरान अकेला ही आया है। अब उसे आसानी से कवर किया जा सकेगा और फिर कार भी इस्तेमाल में लाई जा सकती है, वरना उन्हें ले जाना मसला बन जाता। उनकी नजरें डेकरी एंड की तरफ जमी हुई थी और चंद लम्हों बाद ही स्लेटी रंग की कार डेकरी एंड की तरफ से आती दिखाई थी। वो तेज रफ्तारी से इधर ही आ रही थी और विल्सन के आसाब तन गए। इमरान ने कार दानिश मंजिल से बाहर निकाली और फिर वो रेगन रोड की तरफ बढ़ने लगा। वो सोच रहा था कि मुजरिमों ने कार को तबाह कर दिया है, तो इसकी वजह यही हो सकती है कि इस कार के जरिए उनकी पहचान हो सकती है, वरना उन्हें कार को बम से उड़ाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन एक ऐसी कार जिस पर नंबर प्लेट भी ना हो और हो भी नए मॉडल की, इसमें ऐसी कौन सी पहचान हो सकती है? ये बात उसकी समझ में ना आ रही थी। बहरहाल उसने यही फैसला किया था कि इस बम से तबाहशुदा कार को इस जाविये से भी जरूर चेक करेगा। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद जब कैपरी रोड पर पहुंचा, जहां से कुछ आगे बढ़कर उसने रेगन रोड पर मुड़ना था, कि अचानक उसे ख्याल आया कि वो तो जाए वारदात पर पहले पहुंचेगा और कैफे राबात तो जंगल गुजर कर आएगा। इसलिए क्यों ना वो सदीकी को ट्रांसमीटर पर कॉल करके कार्रवाई की जगह पर पहुंचने का हुक्म दे। चनाचा उसने हाथ बढ़ाकर कार के डैशबोर्ड के नीचे लगा हुआ वसी और महीत अमल का स्विच ऑन किया और फिर नॉब घुमाकर वो सदीकी की मखसूस फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा।
कार चलाते हुए चूंकि वो बगैर ट्रांसमीटर डायल को ना देख सका था, इसलिए अंदाजे से नॉब घुमा रहा था। अब उसने नॉब को 2-3 चक्कर दिए थे कि ट्रांसमीटर से निकलने वाली टूटू की आवाज़ों पर अचानक एक नुस्वानी आवाज़ गालिब आ गई और इमरान ने चौंक कर हाथ खींच लिया, क्योंकि आवाज़ उसकी जानी पहचानी थी। लेकिन आवाज़ के साथ साथ बोलने वाली ने अपना नाम भी लिया था। उसने इमरान का हाथ फौरन ही हट गया। मैडम एशले ओवर, लेडी एशले की आवाज़ माइक पर उभरी हुई थी और इसके साथ ही इमरान ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी ताकि झटका लगने से फ्रीक्वेंसी तब्दील ना हो जाए। ये फ्रीक्वेंसी तो बस इत्फाकन ही लग गई थी और इस इत्फाक पर वो दिल ही दिल में हैरान भी था कि बाज़-औक़ात कुदरत किस अंदाज में मदद करती है। यस मैडम ओवर, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लहजा अजनबी ही था। क्या रिपोर्ट है ओवर, लेडी एशले पूछ रही थी। हमारा मंसूबा कामयाब हो रहा है मैडम, मैंने इमरान के फ्लैट को बमों से उड़ा दिया है। मर्दाना आवाज़ तफसील बता रही थी और इमरान ने कार एक साइड पे रोक दी और इत्मीनान से बैठकर सारी गुफ्तगू सुनने लगा। इसकी आंखों में चमक उभर आई थी। जब बातचीत खत्म हुई तो इसके बाद ट्रांसमीटर में से टू टू की आवाज़ें निकलने लगी तो इमरान ने एक तवील सांस लिया। इसका मतलब था कि लेडी एशले यही थी। ट्रांसमीटर यही बता रहा था कि वो ट्रांसमिट होकर पावरलैंड नहीं गई थी या फिर वहां से दोबारा आ गई थी। बहरहाल अब क्लू उसके सामने था। इमरान ने झुककर गौर से फ्रीक्वेंसी को देखा, फिर उसे अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया। ये फ्रीक्वेंसी फिर किसी वक्त भी उसके काम आ सकती थी। इसके बाद उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब उसने अकेला कार्रवाई जगह पर पहुंचने का इरादा बदल दिया था। को इसलिए उसे लंबा चक्कर काट कर टेकरी एंड की तरफ से कैफे रुबात पहुंचना पड़ेगा, लेकिन अब उसे ऐसा ही करना था ताकि मुजरिम सदीकी के साथ ना होने की वजह से किसी मखमसे में ना पड़ जाए। इसने मुजरिमों के हाथों में अगवा होकर लेडी एशले तक पहुंचने का फैसला कर लिया था, क्योंकि यही एक आसान सूरत थी जिसके जरिए वो लेडी एशले तक फौरन पहुंच सकता था। चनाचा ये फैसला करते ही उसने तेजी से कार का रुख मोड़ा और फिर हवा की रफ्तार से कार भगाता चला गया। मुख्तलिफ सड़कों और चौकों से गुजरने के बाद वो डेकरी एंड चौक पर पहुंचा और वहां से कैफे रुबात की तरफ बढ़ता चला गया। कैफे रुबात के पास पहुंचकर उसने कार रोकी तो बरामदे में खड़ा हुआ सदीकी तेजी से आगे बढ़ा। इमरान सदीकी की मोटरसाइकिल देख चुका था। मेरे साथ कार में आ जाओ और मोटरसाइकिल यहीं छोड़ दो, इमरान ने कहा और सदीकी सर हिलाता हुआ दरवाज़ा खोलकर साथ वाली सीट पर बैठ गया। इमरान ने कार आगे बढ़ाई और फिर थोड़ी दूर जाकर उसने कार रोक दी। उसके बाद उसने ट्रांसमीटर ऑन करके उसकी नॉब घुमा दी। चंद लम्हों बाद उसने एक और बटन दबाया। इमरान स्पीकिंग ओवर, बटन दबाते ही इमरान ने कहा। चंद लम्हों बाद ही ट्रांसमीटर पर एक और बल्ब जल उठा। X2 ओवर, दूसरी तरफ से X2 की मखसूस आवाज़ उभरी। सर मुजरिम मुझे और सदीकी को अगवा करके किसी जगह ले जाएंगे। मैं कार का इनफरादी सिस्टम ऑन करूंगा, उसके ज़रिए हमें कवर किया जा सकता है। D30 कॉशन पर हमें कवर करने वाले हमला कर सकते हैं। ओवर, इमरान ने तेज लहजे में कहा। ठीक है, मैं समझ गया। ओवर, दूसरी तरफ से X2 ने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। काम फौरी होना चाहिए, देर नुकसानदेह भी हो सकती है और बगैर कॉशन के मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। ओवर, इमरान ने स्पार्ट लहजे में कहा। हिदायत देने की ज़रूरत नहीं है। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से X2 की करख्त आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। सदीकी के चेहरे पर X2 का आखिरी फिक्रा सुनकर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उभर आई कि आखिर X2 ने इमरान को झाड़ पिला ही दी। बुढ़ा बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाता है। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ करके कार आगे बढ़ाते हुए कहा। बुढ़ा, आपको कैसे मालूम है कि X2 बुढ़ा है? सदीकी ने चौंक कर कहा। अरे इस कदर करख्त मिजाज आदमी बुढ़ा ही हो सकता है, जवान होता तो अब तक जूलिया बेचारी को वारी ना होती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सदीकी बेख्तियार हंस पड़ा। फिर भी आपकी हिम्मत है इमरान साहब, क्या आप इस लहजे में X2 से बात कर लेते हैं, वरना हमारी तो जान निकल जाती है इससे बात करते हुए। सदीकी ने सर हिलाते हुए कहा। तुम अपनी जान को गूंद लगा कर रखा करो, बार बार निकल जाने वाली अच्छी जान नहीं होती। अच्छा सुनो, तुम्हें ये तो मालूम हो ही गया होगा कि मुजरिम अगवा करेंगे, इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन कहाँ और आपको कैसे मालूम हुआ? सदीकी ने संजीदा होते हुए कहा। कहाँ का जवाब तो ये है कि वहीं बम से तबाहशुदा कार के पास, और कैसे का जवाब ये है कि मैं किसी ज़माने में फुटपाथ पर बैठकर लोगों की किस्मतें देखा करता था, बस तब से चस्का पड़ गया है इल्म नजूम का। कहने का मकसद ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा दिफा नहीं करना कि कहीं वो गड़बड़ करके गोली ही ना मार दें, और इतने आराम से भी अगवा नहीं होना कि वो समझें कि ड्रामा कर रहे हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सदीकी ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। कार आहिस्ता आहिस्ता क्लेरी जंगल की तरफ बढ़ रही थी और फिर सामने एक साइड पर इमरान को तबाहशुदा कार खड़ी नजर आई। इमरान ने कार की साइड पर कार को अपनी रोक लिया और बगौर जायज़ा लेने लगा। इधर उधर कोई नजर नहीं आ रहा था। इमरान ने कार तबाहशुदा कार के करीब जाकर खड़ी की। उसके बाद उसने इनफ्राई सिस्टम ऑन करके हाथ
हाथ सीट के नीचे कोने में रखे हुए बटन की तरफ बढ़ा ही दिया था कि साई की आवाज़ से कोई चीज़ साइड की खिड़की से अंदर दाखिल हुई और डैशबोर्ड से टकरा कर नीचे गिरी। इमरान और सदीकी चूंकि ज़रूर, लेकिन इसके बाद उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके जिस्मों में से जिंदगी आनन फानन कूच कर गई हो। उनका पूरा जिस्म यकलख्त मफलूज होकर रह गया। इमरान का हाथ अभी तक बटन के जो करीब झूल ही रहा था, उससे बटन दबाने की मोहलत ना मिली थी। वो अब सिर्फ देख सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन हरकत ना कर सकते थे। इमरान समझ गया कि इंतहाई जोर असल लहरों के जरिए उन्हें मफलूज कर दिया गया है। इस हरबे का तो इमरान के तसव्वुर तक ना था। वो तो यही समझता था कि बाकायदा हमला होगा, मुकाबला होगा, फिर उन्हें बेहोश करके अगवा कर दिया जाएगा। लेकिन मुजरमों ने इंतहाई शॉर्टकट इस्तेमाल किया था। दूसरे लम्बे दरख्त की ओर से एक आदमी तेजी से निकला और कार की तरफ लपका। उसने बड़ी फुर्ती से कार का दरवाज़ा खोला तो इमरान, जिसका कांधा दरवाजे से टिका हुआ था, किसी बोरी की तरह बाहर की तरफ गिरने लगा। आने वाले ने इमरान को खींचकर कांधे पर डाला और पिछला दरवाजा खोलकर दरमियानी जगह पर डाल दिया। इतनी देर में दूसरा आदमी भी पहुंच गया और दूसरे लम्हे सिद्दीकी भी इमरान के ऊपर पहुंच गया। अब ड्राइविंग सीट पर बाद में आने वाला बैठ गया, जबकि साथ वाली सीट पर दरख्त की ओट से निकलने वाला बैठ गया। टेरी और टिस्की अभी तक नहीं पहुंचे। ड्राइवर सीट पर बैठे हुए आदमी ने करख्त लहजे में कहा और इमरान ने आवाज़ पहचान ली कि ये वही शख्स है जो लेडी एशले से बात कर रहा था। वो आ गए बॉस, दूसरे लम्हे करीब बैठे हुए फर्द ने कहा और चंद लम्हों बाद दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें तेज़ी से करीब आती चली गई। बैठ जाओ जल्दी, पिछली नशिस्त पर, ड्राइवर ने खिड़की से सर बाहर निकालकर तेज लहजे में कहा। उसके साथ ही दरवाजे खुले और फिर दो अफराद सीट पर उछल कर बैठ गए। उसकी सांस तेज तेज चल रहे थे, जैसे वो काफी दूर से दौड़ते हुए आए हों। उनके अंदर बैठते ही कार एक झटके से आगे बढ़ी और फिर इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती चली गई। बॉस, कार रास्ते में चंद मिनट के लिए रुकी थी, पीछे बैठे हुए शख्स ने कहा। ओह, क्यों, क्या ये बाहर निकले थे? ड्राइवर ने चौंकते हुए पूछा। नहीं जनाब, अंदर ही बैठे रहे थे पहले, उन्हें जवाब दिया। और ज़रूर कोई ट्रांसमीटर कॉल का मसला होगा, ड्राइवर ने चौंक कर कहा। फिर चंद लम्हों बाद उसकी आवाज़ उभरी। कार में ट्रांसमीटर मौजूद है, हमें फ़ौरन ये कार छोड़नी होगी, बॉस ने तेज लहजे में कहा। उसके साथ ही कार की रफ्तार आहिस्ता हुई और फिर रुक गई। हम जंगल के दरमियान से पैदल जाएंगे, महफूज जगह पहुंचकर टैरी किसी टैक्सी का बंदोबस्त करके ले आएगा, ड्राइवर ने तहमकाना लहजे में कहा। फिर इमरान और सदीकी को कांधों पर डाला और वो चारों तेजी से जंगल के अंदर घुसते चले गए। और इमरान ड्राइवर की जहानत पर दिल ही दिल में दाद देने पर मजबूर हो गया। बड़े से कमरे के फर्श पर इमरान और सदीकी मफलूज पड़े हुए थे। उनकी घड़ियां, जूते और कपड़े तक उतार लिए गए थे। अब इन दोनों के जिस्मों में सिर्फ अंडरवियर मौजूद थे। कपड़े उतारने की कार्रवाई विल्सन ने की थी। वो किसी किस्म का रिस्क लेने का कायल ना था। कमरे में विल्सन के साथ उसके तीनों साथी टैरी, टस्की और वॉल्कर मौजूद थे। इन सबके हाथों में रिवॉल्वर थे और विल्सन ने उन्हें बाकायदा मंसूबे के तहत मुख्तलिफ जगहों पर तैनात किया था। विल्सन के रवैये से यूं महसूस हो रहा था जैसे उसे हर लम्हे इमरान और सदीकी से खतरा हो कि कमरे का इकलौता दरवाज़ा बंद था और विल्सन बजाते खुद इस दरवाजे के करीब खड़ा हुआ था। इसके चेहरे पर बेचैनी और इस्तराम नुमाया था और बार बार मुड़कर बड़ी बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे किसी की आमद का शिद्दत से इंतजार हो। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और विल्सन और उसके साथी चौकन्ना हो गए। लेडी एशले दरवाजे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक सब मशीन गन थी और जिस्म पर इंतहाई चुस्त लिबास मौजूद था। उसके चेहरे पर फतहमंदी के आसार मौजूद थे। वो दरवाजे से अंदर आकर रुक गई और उसकी नजरें सामने फर्श पर पड़े हुए सदीकी और इमरान पर जम गई। इनमें इमरान कौन सा है? लेडी एशले ने कहा। ये है मैडम, विल्सन ने इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा और लेडी एशले की नजरें अब इमरान के जिस्म का जायजा लेने लगी। इमरान ने चूंकि सिर्फ अंडरवियर पहन रखा था, इसलिए उसका पूरा जिस्म अरियां था। लेडी एशले बड़ी गहरी नजरों से इमरान के जिस्म का जायजा ले रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में छाई हुई तंदी और तशनगी पसंदीदगी में तब्दील होती चली गई। उसके चेहरे पर मौजूद खिंचाव नरमी में बदलता चला गया। ये तो बहुत खूबसूरत नौजवान है, बिल्कुल यूनानी मुजस्मों की तरह। लेडी एशले के मुंह से बेइख्तियार निकला। मैडम, ये शख्स दुनिया का सबसे खतरनाक शख्स है, आप उसे फौरन गोली मार दीजिए, क्योंकि जीरो बम का असर किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। उसके बाद इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा, विल्सन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। खामोश रहो, तुम्हें यह जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुझे मशवरा दो? मैं उसे कत्ल करने की बजाय उसे पावरलैंड ट्रांसमिट करके ले जाऊंगी। मैं पावरलैंड के तमाम शहरियों को इस जैसा बनाना चाहती हूँ, लेडी एशले ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा और विल्सन ने बड़ी सख्ती से दांत भींच लिए।
share, press the bell icon.